हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 9th क्लास है हमारी। ज्योग्राफी देख रहे हैं, लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है। और लेसन नंबर 4 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। और इसी जलवायु के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और देखकर हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर है? और हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए रेड कलर के साथ देखते हैं और इन सब को हम लोग बात करें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना हम लोग सब पढ़ चुके थे टेम्परेचर अब इन्वर्सन को लेके। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट का हम चीजों को पढ़ रहे हैं, जलवायु नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि जलवायु को नियंत्रण करने वाले कुछ कारक हैं। तो किसी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागर, महाधारा, उच्चावच के लक्षण। क्लियर है? क्या है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागर धारा और उच्चावच के लक्षण। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या देखना है इसमें, हमें बात करना है, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो जलवायु को प्रभावित या नियंत्रण करने वाले कारक को हम लोग देखें। क्लियर है? और इन कारक में सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि जलवायु को नियंत्रित करने के कारक में सबसे पहले अक्षांश और फिर तुंगता। अक्षांश और भी तुंगता। तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, किसी स्थान की ऊंचाई भी क्लाइमेट को प्रभावित करती है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा इसमें, वायुदाब और पवन तंत्र। क्लियर है? वायुदाब, ठीक, पवन तंत्र, पवन तंत्र और फिर क्या है, समुद्र से दूरी। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, समुद्र से दूरी। एक क्या बचा, महासागर। ठीक है, तो समुद्र से दूरी और उच्चावच के लक्षण। क्लियर है? तो ध्यान रखना क्या है, समुद्र से दूरी, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, और एक और इसमें जो बचा है वो क्या बचा है, महासागर धारे और उच्चावच के लक्षण। तो उच्चावच के लक्षण और महासागरीय धारा। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? तो इतना आपको देखना। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त ऊर्जा। अब देखिए पृथ्वी कैसी है, गोल है, और गोल है, गोल होने के कारण क्या होती है, इसको सूर्य की ऊर्जा, जिसको हम सौर तप कहते हैं, वो हमको प्राप्त होती है। और इसकी जो मात्रा है अक्षांशों के अनुसार निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप देखते हैं सूर्य की जो आपकी प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर संपूर्ण भाग पर एक समान नहीं पड़ता, अलग अलग पड़ता है। और उसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा जो उसका प्राइम कारण है वो है अक्षांश रेखा। अब जिस देश की या किसी की भी आपका पोजीशन जिस अक्षांश रेखा पर होगी उसी के अनुसार तापमान पड़ता है। अब मान लीजिए कोई आपका 0 डिग्री पर है, क्लियर है,
समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए अगर आप ही हैं और आप अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और अगर मैं इसकी बात करूं 0 डिग्री, 23 हाफ, 23 हाफ, आप इसको 0 कहेंगे, ये 23 हाफ और ये आपका 23 हाफ, और ये कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा हो गई, और ये कौन सी हो गई आपकी मकर रेखा हो गई। क्लियर है? अब आप ध्यान रखिए, ये कौन सी है, विषुवत रेखा। क्लियर है? कौन सी है आपकी विषुवत रेखा। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर सूर्य है, मान लीजिए ये आपका सन है, चलो ऐसे नहीं मान रहे तो ऐसे हम देख लीजिए, शायद रेड कलर से आपको ज्यादा अच्छा लगे सूर्य। ये देख लीजिए, सूर्य की किरणें कहाँ आपका सीधी पड़ती हैं, 0 डिग्री पर। बाकी कर्क रेखा मकर रेखाओं पर क्या पड़ती हैं, तिरछी। ध्रुवों पर और तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं, आपका तिरछी पड़ती है। जिस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जहां पर सीधी पड़ेंगी वहां क्या होगा, जो आपका तापमान है वो कैसा होगा, वहां का तापमान आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो तापमान कैसे दिखाई देगा, आपको ज्यादा दिखाई देगा। और जहां पर आपका किरणें तिरछी होंगी, मान लीजिए जहां पर सूर्य की जो किरण है वो कैसी होगी, तिरछी होगी ना, वहां क्या मिलेगा आपको, तापमान कम मिलेगा। तापमान कैसा मिलेगा, कम है तो एरो नीचे की तरफ लगाएंगे। अब देखिए, जहां पर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए कोई एक लाइन है और इस पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ तापमान कैसा हुआ, ज्यादा। और कोई मान लीजिए यहाँ पर लाइन है तो उस पर कैसा पड़ेगा, कम पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कम पड़ेगा। अच्छा, ये सारा डिपेंड करता है, जो हमारा सन है उसकी शिफ्टिंग के अनुसार भी डिपेंड करता है। क्लियर है? आप जानते हैं 21 मार्च 23 आपका सितंबर को आपको डेट क्लियर होगी, और विषुवत रेखा की 2 डेट आपको बतानी है कि जब वो आपका विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, एग्जैक्टली जहां पर दिन और रात दोनों गोलार्धों बराबर होती है। और आपने ये भी देखा होगा, फिलहाल सूर्य की शिफ्टिंग किधर तरफ है, इधर है, यहाँ पर है। अब इसके जून के बाद वो धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पहुंचेगा। क्लियर है? ठीक। और उसके बाद वापस कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा धीरे धीरे, फिर यहां से वापस आना शुरू होगा 0 पर। तो ये जो शिफ्टिंग चलती है सूर्य की, पूरे चैप्टर में पढ़ाया हूं, तो सूर्य की शिफ्टिंग के अनुसार ही क्या होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी गति करती रहती है, पृथ्वी की गति के कारण आपका सूर्य की किरणें कभी कर्क रेखा पर, आपके कभी मकर रेखा पर, कभी विषुवतीय व्रत पर, कभी इनके बीच में, कभी आपके तिरछी पड़ती हैं। तो जिस तरह से अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, उसी के अनुसार क्या होता है, इनको सूर्य तप यानी कि आइसोलेशन तो आपका प्राप्त होता है। और टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसलिए हर अक्षांश पर टेम्परेचर अलग मिलेगा। लेकिन अक्षांश ही केवल एक फैक्टर नहीं है। क्लियर है? अक्षांश भी एक फैक्टर नहीं है। मान लीजिए सेम अक्षांश पर हम खड़े हैं उत्तराखंड में, अगर पहाड़ ना हो टेम्परेचर आपका एक आइडियल मिलेगा, लेकिन अगर उसी जगह कोई पहाड़ है, कोई आपका पर्वत है, कोई पठार है, तो टेम्परेचर उसका डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले जो 6 कारक लिखे हैं, ये इनका बड़ा अपना योगदान है। क्लियर है? इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवतीय व्रत से ध्रुवों की ओर सामान्यता घट जाता है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है। कहां से, ऊंचाई की ओर, यानी कि आप मान लीजिए इस बिंदु पर खड़े हैं, ये कोई अर्थ है, आप इस बिंदु पर खड़े हैं, और जैसे आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो आप देखेंगे जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, आपका तापमान वो आपका कम हो जाएगा। तो तापमान क्या होता है, गिरता चला जाता है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी सघनता कम होती चली जाती है। कैसे हो जाएगी, सघनता कम होती चली जाएगी। कैसे, समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। अब आप जानते हैं, मैंने कुछ आपको परतें पढ़ाई थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, वायुमंडल, अग्निमंडल, इस तरह की परतें। जितना भी सघनता मिलेगी वो आपको क्षोभ मंडल में मिलेगी, मौसम संबंधी।
फिर उसके बाद आप समताप मंडल देखेंगे और इन दोनों के बीच में मिलेगी ओजोन परत। इसके बाद जैसे ही आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है, क्या होगी, टेम्परेचर में वृद्धि। और जितनी भी गैसों की, मान लीजिए जो हमारे गैस हैं, इन गैसों की जो सघनता है, सघनता है वो बेसिकली ज्यादा कहां देखने को मिलती है, तो जो आपका क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में ही देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? तो मोस्ट प्रोबेबली वायुमंडल का जितना भी आपका सघनता है उसका 90% अकेले कहीं देखने को मिलेगा, तो वो आपका केवल क्षोभ मंडल में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो जैसे हम हाइट के साथ ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, सघनता कम होती चली जाएगी। यही कारण है कि जब हम पहाड़ से नीचे ऊपर चलते हैं तो पहाड़ों पर जाने पर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो आपकी सघनता है वो कम हो जाती है, गैसेस हमको कम मिलना प्रारंभ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको सांस लेने में कठिनाई होती है। और अभी बताया कि टेम्परेचर कैसा है, घटता चला जाता है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कारण क्या है सर, ये ऊंचाई की वजह से हो रहा है। तो ऊंचाई पर जाने पर डेंसिटी कम हो रही है, किसकी, एटमॉस्फेयर की। क्लियर है? यानी खासकर वायुमंडल की जो गैसेस हैं, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए पहाड़ी गर्मी के मौसम में भी ठंड होती है और किसी भी क्षेत्र का वायु दाब, पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, वहां पर हवा कैसी होगी, वहां का एयर प्रेशर कैसा होगा, वहां का पवन सिस्टम क्या होगा, इन सबको हम आपका देख सकते हैं कि भैया मतलब एयर प्रेशर, यानी कि हवा कहाँ चलेगी, पर्वत से पहाड़ मतलब जो पर्वत से घाटी की तरफ चलेगी, घाटी से पर्वत की तरफ चलेगी, या समुद्र से स्थल की ओर, या स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, ये या जो आपका प्रेशर है वो कहां पर होगा। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है फिलहाल। वो किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ध्यान रखना, ऊंचाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस समय। क्लियर है? और दूसरा जो अक्षांश है, अक्षांश के ऊपर, इसलिए एक और मैं यहां दो लिख दे रहा हूं। ठीक है? इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इस प्रकार तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। ये कहना है कि टेम्परेचर जो आपका इन्वर्जन होता है, यानी कि टेम्परेचर कम होना, ज्यादा होना, कहीं एटमॉस्फेयर में सबका प्रॉब्लम है। और यही कारण है कि जो आपका रेनफॉल का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंज आता है। कहीं पर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो कहीं 1040 होती है, कहीं 200 सेंटीमीटर, कहीं 400 सेंटीमीटर होती है, कहीं 150 सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए बढ़ती रहती है। और दूसरा ध्यान रखना है, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव है, बहुत प्रभाव पड़ता, समकारी, उसका मिलता जुलता प्रभाव है। समुद्र से अगर दूरी बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। आप जितने समुद्र से दूर रहेंगे क्या होगा, उतना समुद्र दूर रहेंगे तो वर्षा कम होगी। होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। मान लीजिए सूरज निकला, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैंड भी गर्म हो रहा है, वाटर भी गर्म हो रहा है, लेकिन लैंड और वाटर के कंपैरिजन में लैंड जल्दी गर्म होता है, पानी देर से गर्म होता है। अगर देर से गर्म हो रहा है तो देर से आपको ठंडा भी होगा, और लैंड अगर जल्दी गर्म हो रहा है तो जल्दी ठंडा भी होगा, क्योंकि हर एक चीज की अपनी फिजिकल यानी कि भौतिक एक गुण होता है उनके अंदर। क्लियर है? अब जैसे आप कहा जाते हैं, आपका राजस्थान जाइए, दिन में आपको 40-45 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा ऑन एवरेज। क्लियर है? लेकिन रात में वहां टेम्परेचर पहुंच जाएगा 15 डिग्री, तो आपको ठंड लगेगी, आपको चाहिए कंबल रात में। आप कहेंगे बड़ी अजीब बीमारी है, दिन में तो एसी चाहिए और रात में कंबल चाहिए, ऐसे कैसे होता है? क्योंकि जो रेत है ना वो दिन में हीट को अब्सॉर्ब करता है और रात के समय हीट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर का आपको वेरिएशन दिखाई देता है। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए कि क्या प्रभाव पड़ते हैं इसमें और क्या कुछ आपने समझा जलवायु कारक को नियंत्रित करने वाली चीजों पर, आप देख लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ गए। लोग विषम मौसम अवस्थाओं को महसूस करते हैं। महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड। और ऐसा होता है, गर्मी होती है, गर्मी का मौसम आता है तो आपको मार्च का महीना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपका वसंत है। मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के बाद जैसे ही मई और जून आता है, आप बड़ी चिपचिपी गर्मी महसूस करते हैं और एक असहजता आपको महसूस होती है। क्लियर है?
अब कह रहे कि महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर आपका चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब होता क्या है, समुद्र में कुछ करंट बहती है। करंट दो प्रकार की है, क्लियर है? कहीं कोल्ड करंट है, कहीं हॉट करंट है। अगर कोल्ड होगी तो उस क्षेत्र को ठंडा रखेगी। मान लीजिए वो किसी क्षेत्र से बह रही है, किसी के तट के पास से गुजर रही है। अगर गर्म है तो उसकी वहां के आसपास के जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो उनको कैसा कर देगी, गर्म कर देगी। और जो और दूर के क्षेत्र है उनको आपका कम प्रभावित करेगी। लेकिन अगर ठंडी है तो उस क्षेत्र को आपका फ्रीजिंग पॉइंट की तरह बदल देगी। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्र में जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं वायु की दिशा में समुद्र तट की ओर, तब वहां तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा, अब जैसी हीट भी, अब कोई धारा को छोटी मोटी तो फ्लो है नहीं, एक बहुत बड़ा मार्क्स लेवल है, उसी के अनुसार वो सारा बदल जाता है, उसी के अनुसार ये सारी चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा को हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो आप इसको देखेंगे कि किस तरह के बदलाव यहाँ पर आप इसमें महसूस करते हैं और कैसे बदलाव आपको दिखाई देते हैं, खासकर जहां पर आपका ऐसी धाराएं बहती हैं। ठीक है? अब देखिए, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित हैं और ये पश्चिमी भाग पर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। आप कोई भी महाद्वीप उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, अफ्रीका देखिए, चाहे एशिया देखिए, जितने भी महाद्वीप को आप देखेंगे, आप उनके महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट को देखिए, जो पश्चिमी किनारे हैं, आपको पश्चिमी किनारों पर ही क्या मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेंगे। क्लियर है? जो पश्चिमी किनारे हैं उनको रेगिस्तान मिलेंगे। होता क्या है कि पश्चिमी किनारों पर आपका ठंडी और शुष्क जलधारा बहती है, जिसके कारण वो उस क्षेत्र को इतना ड्राई कर देती है कि वहां पर आपको वर्षा ही नहीं होती। जैसे अटाकामा डेजर्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। और आप देखते हैं कि अटाकामा डेजर्ट जो बनता है आपका, आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका में बनता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कौन सी जलधारा बनाती है, पेरू की बनाती है, हम्बोल्ट की बनाती है, ढूंढिए, थोड़ा सा इसमें विचार कीजिए। चलिए, अंत में किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित में उच्चावच की बड़ी भूमिका है। उच्चावच में देख लेते हैं क्या है उच्चावच। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु का अवरोध करता है, तो वायु को ज्यादा ऊपर नहीं उठने देंगे या गर्म वायु को रोक लेंगे। क्लियर है? आप देखते हैं कि वायु क्या होता है, मान लीजिए अगर टेम्परेचर पड़ा हमारे लैंड पर तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है तो आपका पर्वतों के सहारे से आपके टकराकर क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद वो डेंस हो जाती है, डेंस होने के बाद वो कंडेंसेशन बनती है और फिर धीरे धीरे पर्वत उसको ऊपर उठने से रोकते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि भाई बादल हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो क्या करते हैं, ठंडी पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु का अवरोध, अवरोध का मतलब बैर करना, किसी को रोकना, उनकी ऊंचाई पर इतनी वे की वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं। ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं जहां पर पर्वतों की पवनमुखी ढाल पर अपेक्षाकृत सूखे हैं। अब आप देखते होंगे कि बहुत बार क्या होता है, पवन अभिमुखी ढाल समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है। अब यहां से कोई हवा उठी इस तरीके से, ऐसे उठ रही है, ऐसे उठने के बाद अब यहाँ धीरे धीरे कंडेंसेशन हो गया, वो क्या कर दी है, इस क्षेत्र में बारिश कर दी। अब बारिश कर दी, जितनी नमी थी वो तो उसकी उड़ गई, उसके बाद इस क्षेत्र में वो आपका वर्षा ही नहीं कर पाती। तो ये जो पार्ट है ये वाला, और खासकर इसकी रीजन की बात कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर वर्षा नहीं होती। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं छाया वृष्टि प्रदेश। कैसे कहते हैं, छाया वृष्टि प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना, छाया वृष्टि प्रदेश। तो होता क्या है कि मान लीजिए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, वायु उठी आपका, यहां से गर्म हुई, टेम्परेचर पड़ा, गर्म होती है तो वायु ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो आपका पर्वतों के सहारे चलती है और एक आपका ठंडी होकर वर्षा करती है, और वर्षा कर कर उसकी वायु फिर जब उसमें नमी खत्म हो जाती है ऊपर उठती है। ऊपर उठती हो क्या होती है, इस क्षेत्र में इतनी नमी है वो सारी यहाँ बरस जाता है, इधर वर्षा ही नहीं होती और ये क्षेत्र आप देखते हैं सूखा रह जाता
ऐसे ही अगर आप वेस्टर्न घाट को देखोगे, किसे देखोगे, और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की कुछ कहानी ऐसे ही है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप वेस्टर्न घाट को देख रहे हैं तो वेस्टर्न घाट में आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां बनी हुई हैं, क्लियर है। अब होता क्या है, यहाँ से मानसून उठते हैं तो इन क्षेत्रों में तो हरे भरे चीजें मिल जाती हैं, यहाँ तो वर्षा हो जाएगी, यहाँ होगी या यहाँ पर वर्षा होगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है क्योंकि होता क्या है, टेम्परेचर उठता है समुद्र से, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी होती है, इनके सारे पकड़कर फिर यहाँ जो तटीय क्षेत्र है आपकी वर्षा करती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों पर ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन जैसे ऊपर उठकर इन ढालों को पार करती हैं, उनके पास नमी नहीं रहती और इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती। तो वेस्टर्न घाट का जो ये वाला हिस्सा है ये आपका सूखा रह जाता है, क्लियर है। और इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं छाया वृष्टि प्रदेश। तो पवन विमुखी ढाल सूखे रह जाते हैं, हम इनको पवन विमुखी ढाल भी कहते हैं, जहां पवन की रुख या हवा वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो इस तरीके से भी आपका पर्वतों का एक हिस्सा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पर्वत है, ऐसे हवा उठी, इसके सहारे यहाँ उठी और आपकी वर्षा कर दिया, इस क्षेत्र में सारे में वर्षा हो गई। लेकिन यहाँ जब वो ऐसे इसको पार किया, ओवरलैप किया, तब तक उसमें आपका नमी या जो आपका मॉइस्चर था वो नहीं बचा, और नहीं बचने की वजह से इधर जो हवा गई उसमें नमी थी नहीं, तो वो बारिश क्या करेगी, और जब बारिश नहीं कर पाई तो वो क्षेत्र कैसा बन गया, आपका सूखा, छाया वृष्टि, यानी केवल छाया पड़ी, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर केवल छाया वृष्टि ही बनती है, क्लियर है, ये आपको देखना है। अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं भारत को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक, और उन कारकों की हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला कारक है आपका अक्षांश, और इसी अक्षांश को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।